सबको ये प्रतीत होता था कि कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी जी। लोगों में बड़ी उम्मीद थी कि आपको लोकसभा का टिकट मिलेगा। मुझे भी थी। तो जब टिकट नहीं मिली थी वो कुछ शॉकिंग था या क्या लगा कि रूटीन है? वो शायद मेरी नासमझी थी। मतलब टिकट की उम्मीद करना या बीजेपी छोड़ के आना। अभी आपने कहा एक वर्ड जी, तिकड़मबाजी, और आप बता रहे थे उचाना जब इलेक्शन लड़ने गए थे तो हरियाणा का पूरे का माहौल था। तो उचाना में कौन सी तिकड़मबाजी थी? तो तिकड़म बीजेपी की थी या कांग्रेस वालों की थी? वो अंग्रेजी का शब्द है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग की संज्ञा दी थी कि कांग्रेस का वोट जो था वो स्लाइस कर दिया गया था। उचाना की विशेषता ये रही कि वो जो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो सारे बने रहे, उनको बनाए रखा गया। और जब बीजेपी को संभावनाएं नजर आई तो उन्होंने तो अपना खेल खेलना ही था। केस में क्या चल रहा है? केस तो देखिए हाईकोर्ट में हमारी पिटिशन चल रही, मतलब वो बीजेपी में जो मेरा 4.5 साल था उसमें मुझे ये बिल्कुल समझ में आ गया था कि ये मेरी नहीं है पार्टी। हमें जो उन्होंने भी हाल ही में खासकर वोट चोरी को लेकर के जो अभियान छेड़ा और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि देश के अंदर एक नैरेटिव सेट कर दिया उन्होंने इस टाइम पे वोट चोरी वाला। आप क्या मानते हो कितना बड़ा इशू है आखिर ये? देखिए ये इशू तो बहुत बड़ा है। देखिए आरएसएस ने कभी संविधान को नहीं माना था जी, ठीक है। इसे इम्पोर्टेड कहा था, इसे फॉरेन इम्पोर्ट कहा था, इसे कहा था कि इसमें हिंदुस्तान की रूह या हिंदुस्तान की आत्मा तो है ही नहीं। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि मनुस्मृति नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें उस तरह की जो व्यवस्था जिसमें वो विश्वास रखते हैं वो नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसके उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरह से अपेक्षित है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा को ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि वो जो 5% के पैसे देके यदि कोई कैंडिडेट यदि ईवीएम्स की वो दोबारा गिनती कराना चाहे तो वो करानी है, उसको धक्का कर दिया, मॉकपोल करा देते हैं, उसको मॉकपोल करा देते हैं कि इरेज कर दिया डेटा और अब आप इस मशीन को टेस्ट कर लीजिए। अरे ये मकसद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ही पारदर्शिता का है। इलेक्शन कमीशन का काम ही लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और वोटर्स के लिए है। आपके डेटा पर देश का, लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसका 6 महीने एनालिसिस करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें आपके सामने रख रहा है। आपका दायित्व बनता है ये कहना कि जी हम इसकी जांच कराते हैं, और आप कहते हैं एफिडेविट दो। या तो एफिडेविट दीजिए या 7 दिन के अंदर अपनी वापस लीजिए, नहीं तो इस देश से क्षमा मांगे। आप तो टोन में वही बोल रहे, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हास्यास्पद थी, लेकिन वो हास्यास्पद नहीं थी, वो ट्रेजिक थी जी कि देश की संवैधानिक संस्था का मुखिया इस तरह के ओछे मन को उतरा हुआ है। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। हरियाणा का भी कह रहे हैं राहुल जी की हरियाणा में भी सरकार चोरी हुई। देखिए अब तो मुझे भी शक है। नहीं, हरियाणा में सरकार चोरी में मेरा एक क्वेश्चन साथ ही जोड़ रहा हूँ। सरकार चोरी में वोट या कांग्रेसियों की आपसी जो गुटबाजी और जो आपके निशित कटारिया हैं, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ FIR है? नहीं, मैंने एक केस सुना है, लेकिन मुझे इसके ना सही मायने में तथ्य नहीं पता। मेरा तो चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ बिल्कुल जी। आप श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ है उसको आप ये ना सोचें कि वो किसी छोटे मोटे देशों की छोटी मोटी घटनाएं हैं। इग्नोर न करें। मतलब ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा हरियाणा के 90 के 90 क्षेत्रों में जाएगी। 90 के 90 हल्के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, करीब 2600 से 2800 किलोमीटर, जिसमें 6 से 7 महीने का समय लगेगा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और आज आपको मिलवाने चला हूं एक शख्सियत के साथ में। एक ऐसी शख्सियत जो राजनीति के अंदर एक अपना मुकाम स्थापित भी कर चुकी है और एक नए मुकाम की तरफ भी है। ब्यूरोक्रेट्स से और राजनीति के अंदर आई, जहां ब्यूरोक्रेसी को बड़े पास से देखा, वहीं राजनीति आप कह सकते हैं कि इनको विरासत में मिली। चाहे वो परिवार की पहली पीढ़ी हो या उससे पहले के लोग, जिन्होंने न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की राजनीति के अंदर, चाहे वो राजनीति की बात हो और चाहे फिर और समाज नीति, किसान नीति, सभी पर जिनके परिवार का या जिनका एक विशेष दखल रहा, आजकल बहुत चर्चा में है। और चर्चा में है क्योंकि हरियाणा का एक केस बड़ा चर्चा में आप सुनते होंगे, उचाना विधानसभा। उचाना विधानसभा का केस हाईकोर्ट के अंदर है और
बिना किसी भूमिका में आपसे सीधे मिलवा रहा हूं, उचाना का केस जो हाई कोर्ट में डालने वाले और इसके साथ साथ हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नए मुकाम की तरफ बढ़ते हुए ब्रिजेंद्र सिंह जी, नमस्कार मग्गू जी, स्वागत है आपका देश उचाना पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उचाना बहुत हॉट है आजकल, शुरू वहीं से करते हैं। उचाना विधानसभा का जब टिकट आपको मिला था जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जी। उस टाइम माहौल क्या था वहाँ का? नहीं, माहौल तो उस समय पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में था, सिर्फ उचाना में नहीं, पूरे हरियाणा में। जी। एक किस्म से एक आंधी नज़र आती थी हरियाणा में, जिसका एक हिस्सा लोकसभा में देखा भी गया था। जी। और सबको ये प्रतीत होता था कि कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, और जिसकी पुष्टि सारे, चाहे विश्लेषक हैं या विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति के ज्ञाता हैं, यहाँ तक कि वोट डलने के बाद जो एग्जिट पोल हुए थे उसमें भी मेरे ख्याल से किसी भी चैनल ने या किसी भी एजेंसी ने शायद 90 में से कांग्रेस को 52-53 से कम सीट तो किसी ने भी नहीं दी थी। मैक्सिमम कांग्रेस कह रहे थे। तो वो उस नाते एक पूरे प्रदेश में माहौल था इस प्रकार का कि कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत आने वाला है। आपने भी कहा लोकसभा चुनाव में भी उसका एक रिजल्ट दिखा था सामने। लोकसभा चुनाव से पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। जी। लोगों में बड़ी उम्मीद थी कि आपको लोकसभा का टिकट मिलेगा। जी, मुझे भी थी, आपको भी थी, बड़ी चर्चा भी थी, कहीं सोनीपत की बात चलती थी, कहीं हिसार की चलती थी, और मैंने भी कई वीडियो शेयर किए थे लोगों के साथ में उस टाइम पर। जी। तो जब टिकट नहीं मिली थी, वो कुछ शॉकिंग था या क्या लगा कि रूटीन है? नहीं, उस समय थोड़ा शॉकिंग तो था, क्योंकि मैं इकलौता बीजेपी का सांसद था जो हवा के विरुद्ध बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया था। तो उस नाते मैं उम्मीद रखता था, और उम्मीद नहीं, मैं मान के चलता था कि इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें चर्चा करने का विषय है। तो वो शायद मेरी नासमझी थी उस हद तक। मतलब टिकट की उम्मीद करना या बीजेपी छोड़ के आना उस टाइम नहीं पर? मतलब टिकट के बारे में बात ना करना। जी। मतलब मैं कांग्रेस में जब आया तो ऐसा नहीं था कि मैं कोई शर्त रख के या कोई डील स्ट्राइक करके आया हूँ। मुझे सिर्फ ये था कि मैं बीजेपी में नहीं रह सकता था, कांग्रेस में मुझे आना था। तो मैंने कभी उस नाते, जैसे राजनेता तोल मोल करते हैं, जी जी जी, तो मैंने वो तोल मोल या मोल भाव जो है वो किसी प्रकार से मतलब नहीं किया। बिना शर्त का समझौता था? बिना शर्त का समझौता था। मैं स्वेच्छा से कांग्रेस में आ रहा था। राहुल गांधी जी और पार्टी का जो और नेतृत्व है केंद्र का, उसमें सारी मेरी बात हुई थी जी, और सबके राजी होने की वजह से मेरी कांग्रेस में एंट्री हुई। तो टिकट उस नाते मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टिकट नहीं भी मिल सकती। जी। बतौर सिटिंग एमपी आप थे, एमपी जी। छोड़ करके आ रहे, तो लगता भी है कि मिलेगा। हाँ, लेकिन चलिए, अब तो वो बात तो बहुत पुरानी बात होगी। उसके बाद तो असेंबली का चुनाव। क्या लगता है, कोई कॉन्सिक्वेंसी थी उसमें भी क्या? नहीं, ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी राजनीति में होती है, उसको आप कॉन्स्पिरेसी की संज्ञा दे लीजिए या उसको राजनीतिक तिकड़मबाजी कह लीजिए। तो वो तो अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए या उसको नहीं रोक पाए तो वो कमी तो खुद की माननी पड़ेगी जी। तो क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो एक स्तर पे आके शायद सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव फील्ड है, प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल। बहुत लोग हैं जो एक ही चीज़ के लिए की प्राप्ति के लिए उसमें शायद लगे हुए हैं। तो उस प्रतिस्पर्धा में यदि आपको बने रहना है और लोगों से आगे निकलना है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन परिस्थितियों को किस प्रकार से संभाल पाएं। मतलब ऐसे मैराथन है कि जिसमें आपको बिल्कुल अपना तैयार होकर उतरना पड़ेगा कि मेरा गोल तो वहां तक, मुझे चाहे साथ वाले को गिराना है, चाहे उठाना है, तो यही होना चाहिए। तो आदमी सफ़र में बहुत चीज़ें सीखता है। तो ये एक सबक मैंने सीखा तो है, लेकिन इसको मैं अपने ज़िंदगी में कितना उतार पाऊंगा वो उसके बारे में मुझे अभी भी शक है जी। क्योंकि मोल भाव करने का मेरा कभी मिजाज रहा ही नहीं है। चौधरी साहब का भी नहीं था। उनका भी नहीं था। नहीं, लेकिन वो फिर भी बड़े परिपक्व राजनेता रहे हैं। क्योंकि बहुत लंबी राजनीति थी। उन्होंने तो कॉलेज लॉ करने के बाद से ही वो राजनीति में आ गए। बैठे, उनके साथ बैठने का अवसर तो अभी नहीं मिला मुझे, बट मैंने उनकी राजनीति देखी है थोड़ी बात से, उनका स्टडी जो किया है जी। मोल भाव वो भी नहीं करते थे। मोल भाव नहीं करते थे, लेकिन वो सब कुछ समझते थे और उसी अनुसार
लेकिन उनके जो कुछ मूल विचार थे उनसे वो डिगते नहीं थे। जी। तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि कॉम्प्रोमाइज एक पॉइंट तक, उसके आगे नहीं। जी। अभी आपने कहा एक वर्ड, जी। तिकड़मबाजी, और आप बता रहे थे उचाना जब इलेक्शन लड़ने गए थे तो हरियाणा का पूरे का माहौल था, तो उचाना में कौन सी तिकड़मबाजी थी? नहीं, तिकड़मबाजी तो वहाँ तो ये मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि एक बड़े वरिष्ठ जी राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, उन्होंने हरियाणा चुनाव का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबा ट्वीट किया था जी, और उस ट्वीट में उन्होंने पूरे हरियाणा का सार जो था वो उचाना हल्के से समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से यहाँ कांग्रेस का वोट जी छांट दिया या काट दिया, जिस वजह से ये सीट जो 100% जीती हुई सीट होनी चाहिए थी वो कांग्रेस नहीं जीत पाई। और वही चीज़ फिर उसके बाद आप पूरे प्रदेश में उसको उदाहरण मान के देख सकते हैं और बाकी प्रदेश को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। जी। उन्होंने इसको, अंग्रेजी का शब्द है सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग की संज्ञा दी थी कि कांग्रेस का वोट जो था वो स्लाइस कर दिया गया था, क्योंकि 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे खड़े थे वहाँ पे जो कांग्रेस की टिकट की इच्छा रखते थे जी। और जब उनको टिकट नहीं मिला तो भी वो बतौर इंडिपेंडेंट चुनाव में रहे। और आम तौर पे चुनाव का एक उसूल है कि इंडिपेंडेंट्स जैसे जैसे चुनाव बढ़ता है वो फेड अवे हो जाते हैं, डाउन जाते हैं। जी, वो फेड हो जाते हैं। कुछ असर चुनाव पे ज़रूर पड़ सकता है लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पाते। लेकिन उचाना की विशेषता ये रही कि वो जो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो सारे बने रहे, उनको बनाए रखा गया। उनको परोक्ष तो था ही, प्रत्यक्ष रूप से भी पूरा समर्थन संसाधनों के माध्यम से भी किया गया। और जब बीजेपी को संभावनाएं नजर आई तो उन्होंने तो अपना खेल खेलना ही था। तो तिकड़म बीजेपी की थी या कांग्रेस वालों की थी उसके पीछे? नहीं, वो तो मैंने बताया कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे वो, मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट होने की इच्छा रखते थे, तो वो मैदान में आए थे। तो बीजेपी को एक संभावना नजर आई तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा आग में घी डालने का काम जरूर किया होगा, क्योंकि बीजेपी का जितना वोट हमने सोचा था जी उनका उतना ही आया था। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वोट कोई बहुत बड़ा हुआ। बीजेपी का जितना वोट सोचा था उतना आया, ये कांग्रेस का वोट था जो कट गया जी। और ये बहुत हल्कों में हुआ। तो आपने क्या कोशिश नहीं की थी उन लोगों को आपकी साइड से मनाने की, कोई वो चुनाव ना लड़े या उनको बिठाया जाए या कहा जाए? देखिए, वो आप तब कर सकते हैं जब सामने वाला आदमी रीजनेबल हो। वो लोग मैदान में थे ही इसलिए या खड़े ही इसलिए किए गए थे कि हमको नुकसान पहुंचा सकें जी। तो उन लोगों से हमारा तो बात करने का ना तो प्रश्न उठता और ना कोई फायदा, क्योंकि दिशा निर्देश कहीं और से थे उनके शायद। तो उस नाते तो ठीक है, बाकी हम चुनाव अपनी मजबूती पे लड़ रहे थे। तो और जैसे मैंने कहा कि उम्मीद यही थी कि धीरे धीरे ये वाइंड अप भी हो जाएंगे। 3 में से 1 तो होगा, 2 तो होंगे, तीनों ही रहे। तीनों ही रहे। मैं तो कई बार मैं वीडियो में कहता हूँ कि जितने वो टोटल वोट बीजेपी कैंडिडेट ने लिए उससे ज्यादा वो वोट वो 3 कैंडिडेट ले गए। हाँ, कैलकुलेशन आप कर लो। बिल्कुल, उससे ज्यादा 51-52 हज़ार वोट, 52,000 के आसपास वोट। बिल्कुल हाँ, उन तीनों की मिला के बीजेपी कैंडिडेट से ज्यादा है। केस में क्या चल रहा है आजकल राजेंद्र जी? केस तो देखिए हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन चल रही है, और डेट वगैरह खासकर क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने तो कई बार बताया, आपसे ही लोगों को बता देते हैं। नहीं, वो कंफ्यूजन मुझे लगता है जो सोशल मीडिया में खासतौर पे व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं ना जी, उस पर कुछ लोगों को उनमें होड़ मची होती है कि पहली सूचना देने की। तो वो अपने अनुसार जब तक ऑर्डर कोर्ट का आया भी नहीं होता वो कुछ ना कुछ डाल देते हैं जी, और उसको फिर लोग उठा लेते हैं, और कई बार उसको उठा लेते हैं बिना वेरीफाई किए, तो फिर वो खबर कुछ की कुछ बन जाती है। अदरवाइज आज के दिन स्टेटस ये है कि हमारी जो अमेंडेड पिटिशन थी जी, उसके ऊपर जो दूसरा पक्ष है उन्होंने सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 की दरखास्त लगाई हुई है उस पिटिशन को डिसमिस करने के लिए इसी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज जी। तो 10 और 11 सितंबर को जो बहस हुई थी वो उसके ऊपर हुई थी जी,
तो जिसके ऊपर जज साहब ने अभी अपना ऑर्डर उस पर ऑर्डर रिजर्व है, और अभी अगली डेट अभी वो जब भी ऑर्डर सुनाएंगे उसके एक दिन पहले शायद देंगे, पता चलेगा कि अगली डेट में क्या जी होता है। जी। आजकल आपके अभियान चल रहे हैं बहुत सारे जी विजेंद्र जी। मैं 2-3 दिन पहले आपका आदमपुर का देख रहा था, जी उचाना में भी आप जाते रहते हैं जी। नरवाना का भी आपका मैं देख रहा था अभी। तो कांग्रेस जन अभियान के नाम से आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, सद्भाव यात्रा की भी तैयारी कर ली है जी। पहले थोड़ा जन अभियान पे प्रकाश डालो कि ये करीब 3 महीने पहले हमने साथियों के साथ बैठ के एक योजना बनाई थी कि प्रदेश की राजनीति में एक किस्म का ठहराव सा आया हुआ था जी। कांग्रेस जो अपनी हार हुई थी पिछले साल अक्टूबर के चुनाव में, उससे उभर नहीं पा रही थी। विपक्ष कुछ ऐसा लगता था जैसे नदारद हो जी। तो उस नाते हम सोच रहे थे कि कुछ क्या करें कि जो कांग्रेस है, या क्योंकि लोगों को भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं ठीक बात है, बिल्कुल। तो लोग भी बड़ा ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं हरियाणा के जो लोग हैं। तो उसके तहत हमने सोचा था कि कुछ आयोजन करते हैं, कुछ ऐसे गेट टुगेदर कांग्रेस जन को इकट्ठा करते हैं उस तरह से। लेकिन उसी चर्चा में फिर ये पदयात्रा का ख्याल आया जी। और फिर ये डिसाइड किया गया कि बिल्कुल बढ़िया टाइम है। बढ़िया टाइम मतलब लोग तो ये कहेंगे कि ये टाइम किस चीज़ का है, ऐसा मतलब कोई राजनीति नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार बने 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तो 4 साल बचे हैं, अभी से करके क्या करोगे। लेकिन ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस का क्योंकि तब तक संगठन भी नहीं बना था जी, तो फिर उस समय डिसाइड किया गया था और उसमें पहली जो शुरुआत थी वो 15 हलकों से शुरू करने का था जी। 3-3 हलकों के क्लस्टर में उनको बांटा गया और 5 मीटिंग्स। सद्भाव यात्रा यानी कि हाँ, एक विधानसभा क्षेत्र में आप 5 मीटिंग करेंगे? नहीं, 3 विधानसभा क्षेत्रों की एक मीटिंग। ओके। और लेकिन उस मीटिंग को आप देखें उसके लिए कि जो यात्रा जो आगे शुरू करनी थी अक्टूबर के महीने में, उन मीटिंग्स को आप उसकी तैयारी के रूप में ओके, मतलब यात्रा की तैयारी के लिए कांग्रेस ये जन अभियान ये 15 हलकों से, जिसमें 5 मीटिंग्स थी, जिसमें 4 हम कर चुके हैं। सबसे पहले जींद की थी, उसके बाद हांसी, उसके बाद कलायत और आखिरी जो अभी 2 दिन पहले आदमपुर की थी। एक मीटिंग बरवाला वाली जो थी वो पहले शेड्यूल्ड थी 14 तारीख के लिए जी। लेकिन 14 नहीं 7 तारीख के लिए, लेकिन क्योंकि उस समय बारिश बहुत थी और आगे भी यही था कि अगले 4-5 दिन हफ्ता भी बहुत बारिश है, तो वो पोस्टपोन करके 21 को थी। वो 21 को है। जब ये खत्म हो जाएंगी हमारी 5 मीटिंग्स, उसके बाद 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। तो सद्भाव यात्रा वही 15 वही जो क्लस्टर आप बता रहे हैं उसी में है या पूरे वो शुरुआत के अंदर? पूरे हरियाणा की है। वो सिर्फ शुरुआत का पहला राउंड जिसको आप कह सकते हैं वो है। लेकिन राउंड से ये मतलब नहीं है कि वो 15-14 कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म होने के बाद कोई 1 महीने या 2 महीने का ब्रेक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वहां से शुरू करने का है। जब शुरू हो जाएगी, एक मोमेंटम बन जाएगा, उसके बाद फिर उसका आगे का शेड्यूल जो है वो भी निकलता आएगा। मतलब ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा हरियाणा के 90 क्षेत्रों में जाएगी। 90 के 90 हल्के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, करीब 2600 से 2800 किलोमीटर, जिसमें 6 से 7 महीने का समय लगेगा। जी। तो यात्राओं का दौर चल ही रहा है आजकल। राहुल गांधी जी लगातार यात्रा करते ही रहते हैं। राहुल गांधी जी का टारगेट शायद प्रधानमंत्री, आपका टारगेट इसका मतलब मान के चले? राहुल गांधी जी ने खुद एक बार भी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री के पद के इच्छाधारी हैं या उसकी तरफ वो देख रहे हैं। लोग तो मानेंगे नहीं, लोग तो खैर हर चीज को पद से जोड़ के देख लेते हैं, वो एक व्यवहारिक रूप से देखते हैं। बिना पद के भाई साहब सेवा भी तो नहीं हो पाती ना। नहीं, राहुल नहीं, इस देश के 2 बहुत बड़े लोग हुए हैं जिनकी वजह से इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आया और दोनों के पास कोई पद नहीं था जी। पहले महात्मा गांधी और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी। और राहुल गांधी जो उन्होंने यात्राएं की हैं और जो उनका संदेश है वो यही है कि मैं छोटी लड़ाई या अगले इलेक्शन की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं एक विचारधारा की लड़ाई बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और ये लोगों को बार बार बताते हैं कि ये लंबी लड़ाई है, इसमें आप तुरंत नतीजा ये सोचें कि आज एक यात्रा कर देंगे और कल को हम लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे या किसी प्रदेश में दोबारा सरकार बन जाएगी। वो ठीक है, राजनीतिक तौर पे वो भी मकसद होता है, लेकिन सोच बड़ी है।
ये बिल्कुल ठीक है कि मेरी यात्रा की जो प्रेरणा है वो भारत जोड़ो यात्रा ही है जी। और हमारा जो थीम भी है और यात्रा का नाम भी वो भी वहीं से वो प्रेरित है। मोहब्बत या सद्भाव। सद्भाव, बिल्कुल वही बात है। सद्भाव का यदि आप सरल हिंदी में अनुवाद करें तो भाईचारा ही बनता है। भाईचारा बनता है। हाँ, और ये भाईचारा जो स्ट्रेस में है आज के दिन बीजेपी का जो बिल्कुल एक सोची समझी नीति के तहत जो उन्होंने एक प्रदेश में खासतौर पर समाज में जो एक क्या बोलें उसको विघटन पैदा करने का एक प्रयास किया हुआ है जिससे वो अपनी वोट जमा सकें। क्योंकि कुछ ही कह लीजिए बीजेपी हरियाणा में उस हिसाब से नई पार्टी है कि वो थी हमेशा से, लेकिन सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी। जी। 2014 पहली बार था जब वो ग्रामीण इलाकों में आई है और सरकार बन गई। ये उनकी किस्मत की बात थी और मोदी जी का उस समय काफ़ी ग्राफ बहुत ऊपर था। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी थी और हरियाणा में भी बहुत से बड़े नेता थे जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी उस समय गए थे। तो उस वजह से एक माहौल बना था जिससे सरकार बन गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी हों हरियाणा में, लेकिन हाँ वो एक इस प्रकार की राजनीति ज़रूर कर रहे हैं जहाँ से वो उन जड़ों को बैठाना चाहते हैं विभाजन करके समाज का। तो हमारी यात्रा मुख्यतः उसके खिलाफ है, लेकिन बाकी जो मुद्दे होते हैं प्रदेश के या आप जिस भी इलाके में जाएंगे वहाँ की जो लोकल इश्यूज हैं वो भी यात्रा का हिस्सा रहेंगे। 2019 में आप सांसद बने जी भारतीय जनता पार्टी। जी। अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस की विघटनकारी जो नीतियां हैं, राहुल गांधी जिसके बारे में बता रहे हैं, तो राहुल गांधी तो दूर से देख रहे हैं, आपने तो पास से देखा है। नहीं, मेरा तो जिस समय मुझे एमपी बने शायद वो पहला सेशन था जिसमें धारा 370 और 35A की वजह से वो सेशन बहुत लंबा चला था क्योंकि पता नहीं था किसी को कि क्या आने वाला है और उस सेशन को एक्सटेंड किया जा रहा था जी दिन प्रतिदिन। तो फाइनली फिर 370-35A का बिल जो था उसको ख़त्म खारिज करने का वो आया। उस समय जो स्पीचेस दी गई थी सदन के पटल पे, मुझे तो तभी समझ में आ गया था कि यहाँ मेरा दाल गलेगी नहीं, मतलब मैं रह नहीं पाऊंगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगा लंबा सफ़र इन लोगों के साथ करना। क्योंकि देखिए कुछ भी कह लीजिए, यदि कोई चीज़ आपने अपने बचे हुए जीवन के जितने भी साल हैं या दशक हैं उसमें अगर करनी है और उसमें यदि आपका मन ना हो या आपका मन बिल्कुल ही ना मानता हो तो उस चीज़ के साथ आप सदा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं रह सकते जी। तो और उसके बाद उसके 6-8 महीने के बाद किसान आंदोलन शुरू हो गया था। उसमें तो और समझ में आ गया था कि यहाँ तो रहना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं, असंभव है। लेकिन राजनीतिक मजबूरियाँ हमेशा होती हैं, तो मैं चलता रहा उनके साथ। लेकिन राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा हुई उस समय मैंने अपना मन बना लिया था कि रास्ता मेरे लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और देर सवेर मैं वहीं जाऊंगा। और ठीक है उसमें टाइम लगा, लेकिन तो कांग्रेस में एंट्री की भूमिका कैसे बनी? फिर कांग्रेस में एंट्रेंस करना है। मैंने कोई भूमिका नहीं बनाई। मैंने ऐसे नहीं किया कि कोई अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की हो या पार्टी के स्तर पे मैंने कोई ऐसा कुछ किया हो जिससे मैं कोई ये अंदेशा दूं कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूं। मेरी सिर्फ राहुल गांधी जी से बात हुई थी शुरू में सरसरी तौर पे, क्योंकि हम डिफेंस कमेटी में इकट्ठे थे जी। तो वहाँ मैंने पहली बार उनसे इस बात का जिक्र किया था। और ये पार्टी ज्वाइन करने से करीब 8-9 महीने पहले की बात है। और बस वो धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। और तो कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए वापस, ये आपका विचार ज़्यादा था या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का ज़्यादा विचार था? देखिए ये सिर्फ मेरा था। चौधरी साहब आपने अलग अलग चौधरी साहब बहुत अनकंफर्टेबल थे। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि बहुत बार तो ऐसा होता था कि कई लोग उनसे मिलने आते थे और वो कहते थे चौधरी साहब हमारी भी बीजेपी में एंट्री कराओ ना। और वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि अगर तुम मेरी सलाह लेने आए हो तो ये पार्टी हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब बीजेपी में रहते हुए तो वो आपको पता ही है बेबाक खुली बात करते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे जिस तरह से आप सोचते हैं। वो ठीक है आज के दिन राज्य की पार्टी है, सरकार की पार्टी है, तो शायद आप आकर्षित हो रहे हैं लेकिन है नहीं। तो उस नाते वो भी उनका भी मन तो था नहीं, लेकिन शायद मैंने जो फैसला किया उससे फिर
वो जो अनमनी स्थिति थी वो पक्का हो गया। पक्का हो गया। और ये भूमिका बनी वापस कांग्रेस। कांग्रेस। आपका तो कांग्रेस पहला ही टाइम हुआ। हाँ, आपसे बड़े मेरी politics में उस थे। नाते आप घर वापसी नहीं कह सकते। हाँ, आपका लेकिन ये जरूर है कि मतलब वो बीजेपी में जो मेरा 4.5 साल था उसमें मुझे ये बिल्कुल समझ में आ गया था कि ये मेरी नहीं है पार्टी। मैं उसको गलती तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। जी। ठीक है, मैं सांसद बना तो उस नाते लीडरशिप का, पार्टी का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, लेकिन वो पार्टी मेरे लिए थी नहीं। अच्छा ब्रिजेंद्र जी, आजकल राहुल गांधी जी जो उन्होंने अभी हाल ही में खासकर वोट चोरी को लेकर के जो अभियान छेड़ा और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि देश के अंदर एक नैरेटिव सेट कर दिया उन्होंने इस टाइम पे वोट चोरी वाला। आप क्या मानते हो, कितना बड़ा इशू है आखिर ये? देखिए, ये इशू तो बहुत बड़ा है और ये इशू वो एक पूरी जो स्कीम नज़र आने लगती है उसका एक अभिन्न अंग नज़र आता है। जो पूरा का पूरा जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है या जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, या जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है। देखिए, आरएसएस ने कभी इस संविधान को नहीं माना था। जी। ठीक है, इसे इम्पोर्टेड कहा था, इसे फॉरेन इम्पोर्ट कहा था, इसे कहा था कि इसमें हिंदुस्तान की रूह या हिंदुस्तान की आत्मा तो है ही नहीं। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि मनुस्मृति नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें उस तरह की जो व्यवस्था जिसमें वो विश्वास रखते हैं वो नहीं थी। दशकों तक उन्होंने तिरंगे को अपना झंडा नहीं माना। तो मैं यही रोक रहा हूँ, वो तिरंगे के लिए कहा करते हैं कि तिरंगा फहराने नहीं देते थे कांग्रेस वाले लोग उस टाइम, सरकार के लोग फहराने नहीं देते। नहीं, अब वो कुछ भी कह वो तो सकते कहते हैं हैं। नवीन जिंदल उनकी पार्टी में चले गए, कह रहे हैं उन्होंने हमें कहा था कि तिरंगा फहरा लो बाद में। वो तो अब खैर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो सारी इतिहास की चीज़ें हैं। वो अलग बात है कि आज के दिन इतिहास लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। हमारा सारा इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलता है। लेकिन खैर छोड़िए उन बातों को। लेकिन हाँ, तो उस नाते वही वोट चोरी पर ही आता। तो ना कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानते, ना संघीय ढांचे को वो मानते। उनकी जो इस देश के बारे में विचार है वो है एक समाज, एक धर्म, एक संस्कृति, एक तरह का पहनावा, एक तरह का खान पान, एक तरह की भाषा, और अब ये नया जोड़ दिया वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये सारी उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं और वो चीज़ें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान ने हमें प्रदान की हैं उसमें वो सहज तरीके से फिट नहीं होती। तो अब इलेक्शन कमीशन जिस तरह का काम कर रहा है, लोगों के बीच में ये बात घर इसलिए की है, एक कि राहुल गांधी जी ने निरंतर इसको उठाया और फिर 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको तथ्यों के साथ पेश किया। हालांकि वो सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है पूरे देश की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डाटा साझा नहीं करना चाहता, डाटा उस रूप में साझा नहीं करना चाहता जिससे उसका एनालिसिस जल्दी से किया जा सके। जबकि आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें आधे घंटे का काम है। लेकिन वो रीडेबल डेटा देते ही नहीं। वो डेटा वो देते हैं जो फिजिकल डेटा है। तो आपको यदि एक नाम किसी लिस्ट में दूसरी जगह ढूंढना है तो आप 100 पन्नों को पलटते रहिए, तब जाके आपको शायद वो डुप्लीकेट वोटर नज़र आएगा। अगर वो डिजिटल फॉर्म में है तो क्लिक ऑफ अ बटन आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो जिस प्रकार की हठ धर्मिता इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, अपने उनके व्यवहार से शक पैदा हो जाता है कि ये करना चाह क्या रहे हैं। SIR का मुद्दा है बिहार में, जो स्पेशल इंटेंसिव सर्वे है। क्या आप ये चीज 6 महीने पहले बता नहीं सकते थे कि हमें करवाने जा रहे हैं? आपने 24 जून को उसको अनाउंस किया और कह रहे हैं 25 जून से इस पे कार्रवाई शुरू। ऐसी कौन सी जादू की छड़ है उनके पास? ऐसा कौन सा प्रशासनिक गुप्त तंत्र है जो आप 24 की शाम को अनाउंस करो और अगले दिन या 3 दिन बाद आपकी सारी इलेक्शन मशीनरी उस पर काम करना शुरू कर दे? और ऐसा क्या था कि यदि आपकी पहले से योजना थी वो किसी को नहीं पता थी? इलेक्शन कमीशन का काम ही पारदर्शिता का है। इलेक्शन कमीशन का काम ही लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और वोटर्स के लिए है। तो वो किस चीज को छुपा रहे हैं किसी को समझ में ही नहीं आता। और आप किसी भी चीज को मांगिए, नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर देनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने, माफी चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऐसा ठेंगा दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक
उसके ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरह से अपेक्षित है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा को ही ले लीजिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि वो जो 5% के पैसे देके यदि कोई कैंडिडेट यदि ईवीएम्स की वो दोबारा गिनती कराना चाहे तो वो करानी है, उसको धत्ता कर दिया इन्होंने। मॉकपोल करा देते हैं उसको मॉकपोल करा देते हैं कि इरेज कर दिया डेटा और अब आप इस मशीन को टेस्ट कर लीजिए। अरे ये मकसद ही नहीं है। अगर ये मशीन पाक साफ है तो जो वोटें उसमें ऑलरेडी डली थी जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन डिसाइड हुआ है, उनको गिनने से आप कतरा क्यों रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा रवैया रहा है उसने पूरी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इलेक्शन से मेरा संदर्भ, इलेक्शन से संबंध जो है उसके ऊपर अपने आप ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो और उसमें फिर जब राहुल गांधी जी ने ये 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि मैं इससे थोड़ा सा और पहले ले जाऊंगा जी। उन्होंने उससे करीब महीना 1.5 महीना पहले देश के सारे जो प्रोमिनेंट नेशनल डेलीज हैं, अखबार हैं, उनमें एक आर्टिकल लिखा था। आया था बिल्कुल, महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में, और ये वोट चोरी की संज्ञा पहली बार वहां इस्तेमाल हुई थी जी। बल्कि मुझे याद है शायद इंडियन एक्सप्रेस की तो हेडिंग ये थी, हाउ महाराष्ट्र इलेक्शन वाज स्टोलन। जी। मतलब इलेक्शन कैसे चोरी हुआ। और लेकिन इलेक्शन कमीशन का रवैया देखिए, आपके डेटा पर देश का लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसका 6 महीने एनालिसिस करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें आपके सामने रख रहा है। आपका दायित्व बनता है ये कहना कि जी हम इसकी जांच कराते हैं जी। और आप कहते हैं एफिडेविट दो, नहीं तो देश से माफी मांगो। अरे आप, ये तो बीजेपी वाले भी नहीं बोल रहे जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। आप तो चुनाव अधिकारी रहे होंगे, कोई इसका तो लॉजिक ही नहीं बनता शायद मांगने का। आपके पास यदि कोई इंडिविजुअल आदमी आके भी ये कहता है बतौर इलेक्शन अधिकारी, अगर कोई आपके पास आके कहता है कि जी ये 4 आदमी हैं, मेरे को इनके ऊपर शक है, तो आप उसकी भी चेकिंग कराते हो जी। क्योंकि आपके पास यदि कंप्लेंट आ गई है तो आपको उसकी चेकिंग करानी है। और इस केस में तो पूरे 1,250,000 वोट जी, 6 लाख वोटों में से वो ये कह रहे हैं कि फर्जी हैं, और आप मांग रहे हो एफिडेविट। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे जी कि सारी की सारी वोट ठीक है, दें, उनकी लिस्ट है। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे कि हमारी लिस्ट में एक भी वोट अगर गलत मिल जाए तो हमको आप टांग देना। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भाषा इस्तेमाल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है कभी कभी उनको भी अफसोस होता होगा कि ये मैंने कर क्या दिया। मतलब शर्मनाक थी वो। मुझे बहू बेटियों वाला, और वो जो बस पूछिए मत, उसमें 2-3 तो डायलॉग ऐसे थे जैसे किसी हिंदी फिल्म से निकाल के बोले गए हों। हमारी बहुओं, हमारी बेटियों, हमारी माताओं। अरे यार क्या बोल रहे हो आप, इलेक्शन कमिश्नर हो देश के। और वो वाला जो लाइन थी, या तो एफिडेविट दीजिए या 7 दिन के अंदर अपनी वापस लीजिए, नहीं तो इस देश से क्षमा मांगिए। आप तो टोन भी वही वाली बोल रहे हो। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो हास्यास्पद थी, लेकिन वो हास्यास्पद नहीं थी, वो ट्रेजिक थी जी, कि देश की संवैधानिक संस्था का मुखिया इस तरह के ओछेपन पे उतरा हुआ है। अच्छा ब्रजेंद्र जी, 2 क्वेश्चन है इसी वोट चोरी में मेरे। आपने कहा भी महाराष्ट्र का तमाम अखबारों में आर्टिकल लगे, हरियाणा का भी कह रहे हैं राहुल जी की हरियाणा में भी सरकार चोरी हुई। देखिए अब तो मुझे भी शक है। नहीं, हरियाणा में सरकार चोरी में मेरा एक क्वेश्चन साथ ही जोड़ रहा हूँ, सरकार चोरी में वोट या कांग्रेसियों की आपसी जो गुटबाजी? नहीं, वो तो एक कारण रहे होंगे। सी, इंटरनल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल रीजंस तो होंगे, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, तो मैं भी मानता हूं। लेकिन वोट चोरी की गई हो एक सिस्टमैटिक तरीके से, उसके बारे में तो अब मुझे वाकई शक होना शुरू हो गया। पहले मैं भी इस चीज को थोड़े संशय की निगाह से देखता था जब ईवीएम्स का जिक्र होता था। तो मेरा हमेशा से मानना था यार टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई तो प्रूव कर दे जी कि ये हैक हो सकती है। मैंने कहा मान लूंगा मैं। लेकिन अब जो ये तथ्य आए हैं कि वोटर लिस्ट किस तरह से मैनिपुलेट की जा सकती है, उसमें वोट किस तरह से काटे या बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र और बिहार की स्थिति देखिए आप जी। महाराष्ट्र एक वो प्रदेश है जहां की आबादी रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुकी है। मतलब ये कि वहां की आबादी बढ़ने
की बजाय अब घटने पे आई हुई है। ठीक है, वहाँ लेबर जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आंकड़ा जो है वो 2.1 जो रिप्लेसमेंट रेट होती है आबादी की, मतलब 2.1 है तो आपकी आबादी मतलब स्टेबलाइज्ड है, उससे ऊपर हो जाता है तो मतलब आबादी बढ़ रही है, उसके नीचे हो तो शायद घटनी शुरू हो जाएगी कुछ साल में। महाराष्ट्र की वो स्थिति है। वहाँ 4 महीने के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे वोट घटनी चाहिए, वहाँ 41 लाख वोट बढ़ जाती हैं। बिहार वो स्टेट है जहाँ का रिप्लेसमेंट रेट आज के दिन 2.9 या 3 है जी। मतलब ये कि अगले 2040 तक भी वहां वो रिप्लेसमेंट रेट हासिल नहीं करेंगे, वहां की आबादी बढ़ने के ऊपर ही है और वहां 65 लाख वोट काट देते हैं। तो ये तो भैया हमारा महान इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के अलावा और कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन या इसका जवाब मुझे तो समझ में नहीं आता। इसी जुड़ा क्वेश्चन मेरे को और आपके हाथ में, क्या राहुल गांधी को आपकी पार्टी के कांग्रेस के लोग अंधेरे में रखते हैं? नहीं, वो तो देखिए, नहीं वो लीडर की क्षमता के ऊपर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है आपका निशित कटारिया। राहुल गांधी पूरे देश में कह रहे हैं वोट चोरी अभियान चलाना है, उस पर बकायदा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया उन्होंने, और जो आपके निशित कटारिया हैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ FIR है। नहीं, मैंने एक केस सुना है, लेकिन मुझे इसके ना सही मायने में तथ्य नहीं पता कि वो केस इनके पिताजी का है या इनका है, सुखबीर कटारिया पर भी और निशित कटारिया दोनों पर। उस केस की स्टेज सिर्फ केस रजिस्टर होने तक है या उसके आगे भी कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ तक मैं इतना ज़रूर है कि निशित है ना, निशित कटारिया या नीतीश है, निशित जो है वो एक पार्टी की प्रक्रिया जो इलेक्शन की है उसके तहत वो बन के आए हैं। लेकिन यदि ऐसा कुछ विषय है तो उसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। लगभग 100 के आसपास मामले हैं। अच्छा, उसमें नहीं, मैं जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जैक्टली मुझे उस केस के पूरे तथ्य नहीं पता। मुझे ये जरूर थोड़ी जानकारी है कि शायद 2000 जिन लोगों को पता 2009 के चुनाव का या तब का ये मामला है मेरे ख्याल से। हाँ, 2009 के चुनाव का मामला है। 2009 के और 2014-13 से वो कोर्ट में है और उसके अंदर बाकायदा SIT बनी हुई है। अभी उसकी लास्ट उसकी डेट भी थी और उस डेट का मैंने बड़ा पास से उसको देखा था, वॉच किया था उसको, और वो सेम जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो लगभग वैसा ही सेम है। हाँ, नहीं, अगर ऐसा है उसका तो संज्ञान तो लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ जो आज के दिन आप सबसे बड़ा मुद्दा जो देश के अंदर ऐसा लगता है कि बन गया है, तो उसमें सावधानी तो बरतनी चाहिए। फिर या अभी आपने कहा कि जी वो जो पार्टी की आपकी जो सिस्टम है उसमें जो प्रक्रिया है इलेक्टेड होने वाली, तो इलेक्टेड लोगों का ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि जब अयोग्य घोषित कर देती हैं कोर्ट भी, या ऐसा हुआ करता है कि लगता है कि जब कि आदमी इलेक्शन के लायक नहीं है, तो लोकल लीडरशिप को तो सब कुछ पता ही होगा ना। नहीं, देखिए वहाँ अब मेरे ख्याल से आप शायद 2 कदम आगे जा रहे हैं जी। केस चलना या FIR लॉन्च होना और कन्विक्शन होना, दोनों में बहुत अंतर है जी। तो केस तो अब ये जो सरकार वो जो एक बिल लाई थी मेरे ख्याल से JPC क्या है, उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है जो भी है, जिसमें यदि आप 100 दिन जेल में रह जाओ, 30 दिन, हाँ, तो 31वें दिन से आपके पद गए, उपराष्ट्रपति चुनाव जीत गए उसी की वजह से, तो वो तो कमाल की चीज़ है। क्योंकि कुछ तो आपके कानून ऐसे हैं, PMLA है जैसे जी, उसमें तो बेल मिलती नहीं आसानी से। आसानी से क्या मतलब बेल मिलती नहीं, तो उसमें तो आप जिस नेता को चाहो एक बार तो अंदर कर दो, 31वें दिन उसका ऑटोमेटिक इस्तीफा हो जाएगा। तो वो तो एक ड्रैकोनियन चीज़ है, तो मैं इसीलिए थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ पे आरोप इतना गंभीर है उस बारे में पार्टी को सतर्क जरूर रहना चाहिए, मानता हूँ। चलिए वीरेंद्र सिंह जी, आप सरकारी नौकरी में रहे जी। जब आप मुझे पता, मैं आपसे पूछ रहा था 98 में आपका 98 में UPSC क्लियर हुआ जी, 2000 में अपॉइंटमेंट हुई। उस टाइम पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई थी, चौधरी साहब मंत्री थे सरकार में, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। नहीं, जब मैं नौकरी में आया उस समय तो बंसीलाल जी थे। हाँ, 98 में बंसीलाल जी थे। हाँ, और उसके बाद चौटाला साहब मुख्यमंत्री। ओके, हाँ सॉरी, 2000 में चौटाला। तो मेरी नौकरी की जो असली शुरुआत है वो तो चौटाला साहब का जो 6 साल का जो कार्यकाल था जी, उसमें था। बल्कि मैं उसमें से 2 साल तो सिरसा में ADC रहा हूँ।
उनका जो गृह क्षेत्र है। जी जी जी। तो परिवार राजनीति के अंदर था पहले से ही, और आप आगे सरकारी नौकरी की तरफ, तो क्या उस टाइम राजनीति रास नहीं आ रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा इशू बिल्कुल दूसरा था जी। मैंने नौकरी के लिए नहीं कोशिश की थी। वो इसलिए की थी कि मैं कभी ये नहीं कहलवाना चाहता था कि निकम्मा था और कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए बड़े बाप का बेटा है तो कुर्ता पजामा पहन के आ गया। हाँ। तो मैं अपनी खुद की एक शनाख्त के चक्कर में था, और मेरा हमेशा से ये मानना था कि हरियाणा में हिंदुस्तान में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसको यदि आप क्वालिफाई कर जाओ तो आपकी काबिलियत के बारे में लोग सवालिया निशान नहीं लगा लगेगा ही नहीं। तो मेरा लिमिटेड पर्पस सिर्फ वो था, हाँ। नौकरी में आने का, और वो मुझे मिल भी गई और बहुत अच्छी तरीके से मिली। लेकिन उसमें समय बहुत लग गया फिर। तो 21 साल की नौकरी हो गई। 21 साल मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी तो चलेगी। कब लगा कि नौकरी छोड़ करके राजनीति में आना चाहिए? मौके तो 2 पहले आ जाने चाहिए थे, यानी कि 2000 था 2000। मैं पीरियड तो खैर नहीं, एक तो मैं साझा कर लेता हूँ। 2011 का एक बाई इलेक्शन था हिसार लोकसभा का। हाँ, बिल्कुल। चौधरी भजन लाल के निधन के बाद जी, चौधरी भजन लाल के निधन के बाद, बिल्कुल। हाँ, जी। तो लेकिन उस समय वही है, कांग्रेस प्रदेश की कुछ और ही तर्ज पे थी। उसी तरह से आज तो बदल गया नहीं, कुछ? अब तो सब कुछ बदल रहा है। बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है। तो नौकरी वाला जो सरकारी सेवा वाला था, जो आईएएस ऑफिसर थे, या बढ़िया सब कुछ था, लोगों की सेवा भी कर सकते थे, फिर लगा कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा है? नहीं, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए तो हमेशा मेरे दिमाग में था। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी मेरे को उस मामले में आगे नहीं किया था। वो हमेशा हमको कहते थे पढ़ लो लिख लो, कुछ ज़िंदगी में बन जाओ। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी घर कर गई थी। हाँ। कुछ मेरी माँ ने भी एक बार बैठ के मेरे को समझा दिया था जी, कि तू ज़्यादा अपने पिताजी के भरोसे मत रह जाइयो, खुद कुछ कर ले। तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था। एक दो और चीज़ें कुछ बचपन की होती हैं जो आपके दिमाग में अटक जाती हैं। मेरी दादी जी की एक बात मैं कभी नहीं भूलता। मैं उनके साथ रहा हूँ बचपन में 5 साल, क्योंकि जींद में शायद स्कूल ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो पहले मेरे को मेरे नाना ले गए थे करनाल। जी। 2 साल में करनाल पढ़ा, उसके बाद फिर मैं रोहतक अपनी दादी जी के साथ रहा 5 साल। तो मेरी दादी जी ने ये चीज़ 1-2 बार ज़रूर कही थी कि देख बेटा, मेरा बाप मंत्री रह लिया, मेरा पति मंत्री रह लिया, और मेरा छोरा मंत्री है, तू डीसी बन जाइए। तो वो मतलब मुझे पता था कि मंत्री से बड़ा डीसी है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं। वो डीसी मतलब सिविल सर्विस का मतलब ये कि आप एक तो पढ़े लिखे की श्रेणी में आ गए जी, और उस पढ़े लिखे की श्रेणी में भी नौकरी के हिसाब से उच्चतम श्रेणी में आ गए, तो एक अलग रुतबा हो जाता है। जी जी। तो जैसे मैंने कहा ना, फिर ये नहीं है कि ये चीज़ आपको किसी के भरोसे मिली हुई है। वो एक उपलब्धि आपकी अपनी हो जाती है। तो उस नाते ज़रूरी था वो। तो जो आपका जो एज ए आईएएस ऑफिसर जो आपका पार्ट था, वो एक बहुत अच्छी एक तरह से साफ सुथरी नौकरी हाँ। है, उसके अंदर लग्जरी लाइफ है बिल्कुल। और फिर पॉलिटिक्स के अंदर आकर के वही जनता के बीच में, गांव में जाना, लोगों के पास जाना। नहीं, अब देखिए 21 साल जब आप उस तरह की नौकरी करो तो शुरू में दिक्कत तो आती है। और शुरू में क्या, एक टेम्परामेंट आपका बन जाता है। वो इतना आसान नहीं होता अपने आप को एकदम से 180 डिग्री टर्न करना। लेकिन मेरे साथ फ़ायदा ये रहा कि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से था हमेशा से। तो देखा सब कुछ हुआ था, ज़्यादा खुल के नहीं, लेकिन राजनीति की बातें या उस तरह से वो घर में हमेशा चलती थी जी। तो उस नाते मुझे ये तो पता था कि करना क्या है, लेकिन किस तरह से करना है और किस सहजता से करना है उसमें समय लगता है। और कुछ क्योंकि मैं सीधा नौकरी छोड़ के आया, मैंने मेरे ख्याल से 18 अप्रैल को या 19 अप्रैल को मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ था, 20 को मैंने पर्चा भर दिया था, पहले ही मिल गई। ठीक है, और 3-3.5 हफ्ते बाद में एमपी बन गया था। तो वो कहते हैं ना ग्राइंड,
हाँ, मैं उस रगड़े से तो निकला ही नहीं था। ठीक बात है, बिल्कुल। तो वो रगड़ा अब चल रहा है। वो रगड़ा चल रहा है। वो जो मेहनत जो है या वो जो लोगों के साथ एक जो सही मायने में संपर्क बनाने वाली बात है या अपनी बात उन तक पहुंचाने वाली बात है, वो फेज मेरा, मैं कहता हूं अब शुरू हुआ। अब शुरू हुआ। यानी कि विधानसभा और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इस अल्पकाल में ही, इस अल्पकाल से मेरा मतलब ये पिछले कुछ महीने जी, जिस प्रकार से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, चाहे वो गांव देहात से हो, चाहे वो पढ़े लिखे वर्ग का हो, मेरे को पहली बार ये लगना शुरू हुआ है कि लोगों में कुछ छोटा सा दाना तो डल गया। क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक 2-3 साथी ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे, उन्होंने कहा भाई साहब जिस तरह से आप अब बोलते हो पहले नहीं बोलते थे। मैंने कहा यार जिस पार्टी में था मैं उस तरह की बातें मैं कर ही नहीं सकता था। सत्ता में थे उस टाइम? तो सत्ता के अलावा नहीं, मैं उनकी भाषा नहीं बोल पाता था जी। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी में बोली जाती है, भाषा से मेरा मतलब हिंदी भाषा है, उस भाषा से वो अलग लैंग्वेज है, जो मुद्दे और वो हैं, मैंने कहा उससे मैं बल्कि कतरता था। तो इसलिए मैं कभी बोलता नहीं था। मेरे को लिपा पोती करके बोलना आता नहीं था, वो अभी भी नहीं आता और मैं इस चीज़ से खुश हूँ। तो समय के साथ हो जाता है सब कुछ। अच्छा, एक बड़ी बात चलती है कि ब्यूरोक्रेट्स पर गवर्नमेंट का, सरकारों का, पॉलिटिशियंस का बड़ा प्रेशर होता है। आप भी ऐसा कोई दौर आया जिससे ऐसे किसी दौर से गुजरे जबकि लगे कि ये पॉलिटिक्स हावी पड़ रही है अब तो? यार उस मामले में मैं औरों से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहा हूँ, क्योंकि एक तो मुझे होम कार्डर मिल गया, तो मैं हरियाणा में ही आ गया। तो वो जो मेरी परिवार की पृष्ठभूमि है, तो किसी नेता की मुझे लगता नहीं कभी हिम्मत हुई है कि मुझसे वो 19-21 बात कर ले। तो और कुछ मैंने अपनी नौकरी बिल्कुल साफ सुथरी की है, तो ऐसा भी नहीं कि मेरे पास लोग अनरीजनेबल बात के लिए आएँ या दबाव डालें। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ 1-2 किस्सा भी नहीं हुआ कि मेरे ऊपर किसी ऐसी चीज़ के लिए दबाव डाला जा रहा हो जिसके लिए मैं तैयार ना हूँ। ठीक है, बहुत बार ऐसे इश्यूज आते थे कि मैं मना कर देता था जी। और फिर चाहे मंत्री हो या कोई और सीनियर व्यक्ति हो, वो उसके बारे में पूछते थे, तो मैं अपना मत बता देता था और मैं कह भी देता था जी मैं नहीं बदलूंगा। तो ठीक निकल गया सारा। वीरेंद्र सिंह के कभी फोन आते होंगे? बहुत कम। मुझे सबसे बड़ी राहत ही इस चीज, पास पूरे हरियाणा के लोग जाते हैं, वो सबको करते थे, मेरे को नहीं करते। मतलब उनको लगता था कि डीसी है बेटा, नहीं है डीसी का नहीं, मतलब उनको ये पता था कि अगर मैंने इसके काम में ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसका काम करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। जब आपको वो इतना समझ रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारा दिन लोगों से घिरे रहते हैं, सारा दिन लोगों के काम के लिए फोन ही चलते हैं। वो हो सकता है मेरे ही दफ्तर में मेरे नीचे वालों को कर देते हो या मेरे ऊपर वालों को कर देते हो, लेकिन मेरे पास बहुत कम। अच्छा, एक पार्ट आपका 21 साल का आपने बताया कि वो सरकारी सेवारत वाला, और अब आपका दूसरा पार्ट 6 साल से वो भी चल रहा है, शुरू हो चुका। ब्रिजेंद्र जी, कहें तो आज चाहे वो ब्यूरोक्रेसी वाला पार्ट है, सरकारी सेवाओं में जो लोगों को मिलना चाहिए राइट्स, उनके अधिकार, कई बार उससे वंचित है, चाहे राजनीति वाला पार्ट है, एक खास कर एक विशेष तबका होता है जो अपने राइट से, अपने हकों से वंचित रहता है, उनको मिलता नहीं। और अगर कहें तो दूषित हो रहा है इस तरह से, इस बात को कहा जाए, राजनीति का भी दूषित पार्ट माना जाता है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आज बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। यूथ को क्या करना चाहिए आगे आप, क्योंकि अब युवा नेता हैं, अभी यूथ हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद होती है। देखिए, हमें सिस्टम को दुरुस्त करने की बहुत भारी ज़रूरत है। मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि जो नेताओं के पास इतनी लंबी लंबी कतार लगती है काम के लिए, वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उन्हें उन सरकारी संस्थाओं से जहाँ उनका काम रूटीन में होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा। इसलिए एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो पहले किसी नेता के पास आते हैं, वहाँ से कोई फ़ोन करवाएगा, कोई किसी को कहलवाएगा, उसके बाद वो जाएगा। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जायज़
होने वाले काम हैं जो एक सिस्टम में तय समय सीमा अनुसार हो जाने चाहिए। जी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो डिसफंक्शनल हो गया है कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक। ये उसका संकेत उसमें आता है। और जो आपने यूथ का जिक्र किया, देखिए यूथ इम्पेशेंट है। तो मेरा तो चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ बिल्कुल। जी। आप श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ है उसको आप ये ना सोचें कि वो किसी छोटे मोटे देशों की छोटी मोटी घटनाएं हैं। इग्नोर ना करें, क्योंकि खास तौर पे नेपाल में जो हुआ और जिस प्रकार से एक दिन के अंदर ही पूरा देश उबाल में आ गया और 2 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था वहाँ तहस नहस हो गई। किसी ने कार्रवाई नहीं, किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं की। ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ने वो किया हो। वो स्वतः जो युवा वर्ग था खास तौर पे, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिससे वो बहुत आंदोलित थे। और वो जिस प्रकार से उभर के सामने आया एक ही झटके में, तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इश्यूज हमारे यहाँ भी बहुत हैं। जी। और देखिए तीनों जगह किसी ना किसी शक्ल में लोकतंत्र था। ठीक बात है, बिल्कुल। चाहे वो नेपाल राजाशाही खत्म, चाहे वो नेपाल था, चाहे वो बांग्लादेश था, चाहे वो आपका श्रीलंका था। और करीब करीब यही स्थिति इनसे भी पहले पाकिस्तान में बन गई। जी, बन चुकी थी, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वहाँ की फौज थोड़ी ज़्यादा मजबूत है, वो फिर भी संभाल गए अपने आप को। संभाल तो क्या गए, वहाँ फौज राज करना शुरू कर देती है जब भी उनकी राजनीतिक व्यवस्था चरमराती है। तो लेकिन इन देशों में सब में तख्ता पलट हुए और बड़ी बुरी तरह से हुए। इस तरह से हुए कि जो उनके नेशनल आइकन्स हैं, नेशनल फिगर्स हैं, लोगों ने उनके पुतले फूंक दिए, उनके घर फूंक दिए। तो इसको ये हमारे लिए डेफिनेटली सबक लेना जो है वो ये है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि सूचना के जो स्रोत हैं या जो सूचना का माध्यम या जरिया है, जी, उसको यदि आप रोकेंगे, जी, उसके ऊपर यदि आप चादर डाल देंगे, उसको यदि आप पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेंगे, अंत में नुकसान आपका खुद का होगा, क्योंकि उसी सूचना से जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी आप भी वंचित रह जाएंगे। जी। और आपको यही नहीं पता लगेगा कि नीचे हो क्या रहा था। और फिर आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, इसमें कौन सा विदेशी हाथ आ गया, ये किसने आग लगवा दी। वो इसीलिए क्योंकि देखिए, बुरा ना मानिए, लेकिन पूरा मीडिया जो आज के दिन है, खासतौर पर टेलीविजन का, वो एक इको चेम्बर बन गया है। जी। आपको उसमें एक ही स्वर मिलेगा। आप किसी चैनल को खोल के देख लीजिए, आपको वही ध्वनियां आती हैं उसमें से, और वही सुन के आपको ये लगता है कि हाँ यही है। और शायद सरकार को भी यही लगना शुरू हो जाता है एक समय के बाद कि हाँ यही सच्चाई है। वो तो जब उस चीज़ का पटाक्षेप होता है तो बाद में फिर आप सोच के उसके ऊपर विलाप करते रहिए, एनालाइज करते रहिए। तो ये बहुत, क्योंकि बिल्कुल हमारे नेबरहुड में हुए हैं। जी। इनसे सीख लेना चाहिए। अपनी पर्सनल अगर बात पे चलें, जी, आपने बताया एजुकेशन जो नाली जी ने साथ रखा, जी ने, जी, और राजनीति मिली ही। जी। इन सब के बीच में खासकर जब एजुकेशन चल रही होगी, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज की लाइफ, उस सब के बीच में कभी लगता था कि मैं स्पेशल हूँ? कभी भी नहीं। हमारा रहन सहन जो है, क्योंकि सब कुछ नहीं, वो रहन सहन बहुत साधारण रहा है। मैं रोहतक जब अपनी दादी जी के साथ रहा हूँ, रोहतक तो हम सर छोटराम के कोठी में रहते थे। जी। लेकिन हमको खुद इस चीज़ का आभास कभी हुआ नहीं, बच्चे थे वैसे भी। अच्छा, घर का जो रहन सहन था वो ग्रामीण था। जी। मतलब भैंस बंधी हुई हैं और वो सारा जो वो चलता था, खाना सारा मतलब हमारे यहाँ तो गैस स्टोव भी बहुत बाद में आया है। अच्छा। चूल्हा ही चलता था। दाल रोटी और एक सब्जी कभी बन गई तो बन गई, उस तरह का खाना था। बल्कि जब भी मुझे थोड़ी सी इच्छा होती कुछ स्वाद सूद खाऊं कहीं जाके, तो मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता था। आमतौर पर पंजाबी होते थे। तो बहुत साधारण जीवन रहा, और कभी पैसा नहीं था। पैसा तो कभी था, मेरे क्या शौक थे, पतंग उड़ाने का शौक था,
तो और खेलता तो रहता ही था बच्चों के साथ। तो कभी भी किसी प्रकार की वो जो जिसको आज के ज़माने में कहते हैं ना कि बिगड़ैल बच्चे, हम वो कभी हुए ही नहीं रहे, कभी हुए नहीं, और शायद कभी मौका भी नहीं मिला। शायद मौका मिलता तो हम भी बिगड़ते। और दूसरा, मेरे पिताजी ने बड़ा वो इस मामले में पक्के थे, हमको राजनीति से और राजनेताओं से दूर रखते थे जी। तो कभी ये भावना नहीं आने दी कि अब मेरे पिताजी मंत्री रहे कई बार, मैंने शायद जब भी वो मंत्री रहे हैं उनका दफ्तर एक बार जाके देखा है, सिर्फ इस हिसाब से कि मंत्री जी का दफ्तर तो देखा है। जब मैं नौकरी में भी था और मेरे पिताजी केंद्र में स्टील मिनिस्टर या उससे पहले रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, मैं दोनों दफ्तरों में एक एक बार गया हूँ जी, और वो भी दफ्तर देखने कि भाई यूनियन मिनिस्टर का दफ्तर होता कैसा है। तो उस तरह से कभी वो दिमाग में वो चीज़ नहीं आई, कभी नहीं। और उसका कारण यही रहा कि घर का जो पालन पोषण था वो बहुत साधारण था। कभी उसमें ये जो सो कॉल्ड 5 स्टार कल्चर है, हम तो शायद 5 स्टार में कभी 2 साल में एक बार चले गए हों, और वो भी कोई ले गया हो तो अलग बात है, तो अदरवाइज तो कुछ था ही नहीं। ज़्यादा शौक कोई डिस्को नहीं, कोई लेट नाइट नहीं, कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद में देखी हैं मैंने, तो इसलिए वो बिगड़ने की स्टेज आई नहीं कभी। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वहीं चलते हुए शुरू स्टूडेंट लाइफ, गांव का जीवन, उसके बाद एजुकेशन में आकर के, उसके बाद पढ़ाई पूरी हुई, एक अच्छा ओहदा, अच्छे ओहदे पर, वहाँ से हटते ही सांसद, और अब जनता के बीच में अगली भूमिका के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल, भूमिका तो अब यही है कि राजनीतिक या सामाजिक जीवन जो भी संज्ञा देना चाहें वही चुनी है अब तो। अब तो जब तक हैं वही करेंगे। जी जी। तो आपका जल्दी लोगों के साथ हम शेयर करेंगे जब आपका रूट में फाइनल हो जाएगा सद्भाव यात्रा का? नहीं, रूट तो मैं आपको पहले महीने का तो अभी बता देता हूँ जी। 5 अक्टूबर से यात्रा शुरू कर रहे हैं सद्भाव यात्रा के नाम से जी। इसकी शुरुआत नरवाना हल्के का बड़ा गांव है दनौता, वहाँ से है, और 2 दिन नरवाना में, उसके बाद कलायत से सफ़ीदों के बाद जींद से जुलाना से नारनौंद। पहले 6 हल्के ये हैं, फिर इसके बाद त्यौहार है दिवाली वगैरह, 3-4 दिन का वहाँ ब्रेक है। उसके बाद उचाना, उखलाना, बरवाला, फिर आपके भवानी खेड़ा, हांसी, हिसार, नलवा, आदमपुर। यानी कि 3 पहले रूट के अंदर 14 हिसार और नहीं, इसमें हिसार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया कवर होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की यदि बात करें तो इसमें तो हाँ, सोनीपत भी हो गया, सफीदों आ गया तो सोनीपत भी हो गया, बिल्कुल हो गया। उधर कुरुक्षेत्र भी आ गया, कुरुक्षेत्र का कलायत आ गया, हाँ, कलायत आ गया, उधर सिरसा आ गया जी, और इधर हिसार लोकसभा तो है ही जी। और यदि जिलों की बात करें तो हिसार, जींद, कैथल और भिवानी, ये 4 जी। तो ये करीब 10 नवंबर तक का कार्यक्रम है जी, पहले वाला। इसके बाद अगले 14 हल्के जो हैं वो भी हमने फाइनलाइज किए हैं। 15 हल्के लेंगे एक बार में? जरूरी नहीं है, वो क्लस्टर पर डिपेंड करता है। जैसे जो अगला राउंड है इसके बाद तुरंत इसके 2-1 दिन के ब्रेक के बाद जो शुरू करेंगे वो शुरू होगा नांगल चौधरी से, और उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 8 सीट जी वो आएंगी। अटेली साइड में रह जाएगा, अटेली को बाद में लेंगे, और उसके बाद घूम के फिर ये कलानौर, महम, बड़ौदा, गोहाना और इधर चला जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन क्योंकि हम एक दिशा में नहीं जा रहे जी, मतलब सीधी लाइन में, तो ऐसा नहीं है कि नूह से कालका जा रहे हों या सिरसा से पंचकुला जा रहे हों। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट एक और एंड पॉइंट एक नहीं है जी। तो वो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी वो अकॉर्डिंगली डिसाइड होता चला जाएगा। तो ये है ब्रिजेंद्र सिंह, इन्होंने आपको 2 रूट तो अपने बता दिए सद्भावना यात्रा के। लगभग पहला रूट फाइनल है और दूसरे की लगभग रूपरेखा तय है। यात्राओं का दौर हरियाणा में भी चलेगा, और ब्रिजेंद्र सिंह अगली भूमिका के लिए मैं समझता हूँ पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ और कोई संदेश आप देना चाहें तो बेबाकी से आपने हर बात का जवाब दिया ही। नहीं, संदेश तो मेरा खास तौर पर युवाओं से ये है कि भविष्य आपका है। देश को और समाज को और प्रदेश का जो भाईचारा है उसको बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी है। उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी उसका बोझ भी आपके कंधों पर है जी। तो इसको आप पूर्ण रूप से निभाएं
और यदि आपको हमारी बात ठीक लगे तो इस यात्रा में आप हमारा सहयोग दें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। मुझे विश्वास है कि आने वाला समय अच्छा होगा हम सबके लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।